पिताजी चलिए ना, हम झूले वाले पार्क में घूमने चलते हैं। हाँ पिताजी, हम कब से कह रहे हैं आपसे, चलिए ना। बेटा, जब बच्चों का इतना मन कर रहा है तो तू ले जाना इन्हें घुमाने, और साथ में बहू को भी ले जा। ठीक है, आज मैं काम से जल्दी घर आ जाऊंगा, फिर हम झूले वाले पार्क घूमने चलेंगे। तभी श्याम अपने काम पर चला जाता है और सारिका अपने छोटे से किराए के घर में सफाई करने लग जाती है। सारिका अपने पति, 2 बच्चे और बूढ़ी सास के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। सारिका की सास एक बीमारी से जूझ रही थी, जो हमेशा अपनी चारपाई पर ही रहती थी। इधर श्याम रोज की तरह गांव में आकर एक जगह मजदूर का काम करने लगता है। श्याम एक मजदूर था। वो गांव में लोगों के घर बनाने के काम करता था। तभी श्याम अपने सर पर भारी बोरी उठाकर ले जाने लगता है। दोपहर तक काम खत्म करके घर चला जाता हूँ। रोज की तरह श्याम मिट्टी रेती उठाने का काम करने लगता है। थोड़े समय बाद अचानक श्याम को चक्कर आने लगते हैं। तभी श्याम थोड़ी दूर तक सर पर बोरी रख कर ले जाता है। अचानक से श्याम को चक्कर आने लगता है। अरे, मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? अरे! तभी श्याम को अचानक से काफी घबराहट होने लगती है और उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है। क्या हुआ श्याम? मालिक, मेरी तबीयत अचानक से खराब हो रही है, बहुत घबराहट और बेचैनी हो रही है। अच्छा, तू घर जा और आराम कर। श्याम वहां से घर जाने लगता है, पर वो चलने की हालत में भी नहीं था। ये क्या हो रहा है मुझे भगवान जी? तभी श्याम एक डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। थोड़े समय बाद, श्याम, आपकी फैमिली से कोई आया है आपके साथ? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं आया। पर क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, मैं आपके किसी फैमिली मेंबर से बात करना चाहता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, बात क्या है आप मुझे साफ साफ बताइए। मेरे परिवार में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपने परिवार को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं देना चाहता हूँ। आपको कैंसर है श्याम, वो भी लास्ट स्टेज। ये सुनकर श्याम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या कैंसर? हाँ, आपको जल्द से जल्द अपना इलाज कराना होगा। मैं आपको शहर के एक हॉस्पिटल का पता देता हूँ, वहाँ कैंसर से रिलेटेड सभी इलाज होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे इलाज में खर्च कितना आएगा? आपकी कंडीशन काफ़ी बिगड़ चुकी है श्याम, इलाज में लगभग 80-90 लाख रुपए का खर्च आएगा। ये सुनकर श्याम के होश उड़ जाते हैं। तभी वो बाहर जाता है। मुझे इतनी खतरनाक बीमारी हो गई, वो भी जानलेवा, और उसके इलाज में इतने सारे पैसे लग रहे हैं। अब मैं गरीब कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? अगर ये बात मेरे परिवार को पता चली तो वो सब बहुत टूट जाएंगे। वो तो मेरी बीमारी की बात सुनकर जीना ही भूल जाएंगे। नहीं नहीं, मैं अपने परिवार को अपनी वजह से परेशान नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि मेरी वजह से मेरा परिवार परेशान हो जाए, मैं अपनी इस बीमारी को ही यहाँ से लेकर भाग जाता हूँ। श्याम सड़क पर दौड़ते हुए जाने लगता है। मुझे माफ कर देना सरिका कि मैं तुम सबको ऐसे अकेले छोड़कर जा रहा हूँ, पर मैं अपनी वजह से तुम्हारा चैन, सुकून, तुम्हारी रातों की नींद नहीं बर्बाद करना चाहता। मुझे माफ कर देना सरिका। तभी श्याम उस गांव से और अपने परिवार से हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाता है। इधर बच्चे सारिका अपने घर में बैठे श्याम की राह देख रहे थे। पिताजी कब आएंगे? हमें झूले वाले पार्क घूमने जाना है। सब्र रखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे। श्याम के परिवार वाले श्याम के आने की राह देख रहे थे और श्याम पता नहीं कहाँ चला गया था। इसी तरह शाम हो जाती है, पर अब तक श्याम घर नहीं आया था। अब तो रात होने को आई है, अब जाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। शायद तुम्हारे पिताजी को कोई जरूरी काम आ गया होगा। दोनों बच्चे दुखी हो जाते हैं। तभी सारिका रात के खाने की व्यवस्था करने के लिए रोज की तरह चूल्हे पर खाना बनाने बैठ जाती है। रात के 10 बज जाते हैं, पर श्याम अभी तक घर नहीं पहुंचता है। श्याम अब तक घर क्यों नहीं आया होगा? माँ जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तभी सारिका श्याम की तलाश में गांव में भटकती है, पर उसका कहीं भी अता पता नहीं था। इसी तरह ढूंढते ढूंढते सवेरा हो जाता है, फिर भी श्याम का कुछ पता नहीं चल पाता। तभी सारिका, विमला श्याम के लापता होने की खबर पुलिस को देते हैं। करीब 4 दिन यूं ही बीत जाते हैं, पर अब तक श्याम का पता नहीं चल पाया था। एक शाम सारिका, विमला और बच्चे घर में भूखे प्यासे उदास बैठे थे। बहू, अब कब तक हम ऐसे ही भूखे प्यासे बैठे रहेंगे? 2 दिन से हम सब ने कुछ नहीं खाया है। जा बहू, खाना बना ले, बच्चे भी 2 दिन से भूखे प्यासे हैं। माँ जी, ये अचानक कहाँ चले गए?
इनका कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है? हमने पुलिस को बताया है ना, पुलिस हमारे श्याम का जरूर पता लगा लेगी। तभी सारिका खाने की व्यवस्था करने के लिए चूल्हे के पास जाती है तो देखती है कि घर में राशन ही नहीं है। श्याम की रोज की कमाई से ही रोज का राशन आ पाता था। घर का राशन तो खत्म हो चुका है, अब क्या बनाऊं मैं खाने में? सारिका विमला के पास आकर उसे सारी बात बताती है। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है बहू, जा तू पड़ोस के घर से कुछ खाने के लिए मांग कर ले आ। तभी सारिका पड़ोस के घर से थोड़ा खाना लाकर अपने बच्चों को खिला देती है। अगले दिन सवेरे, माँ जी, शाम का तो अब तक कोई पता ही नहीं चल पा रहा है, अब हम क्या करेंगे? घर में राशन भी नहीं है, 2 दिन बाद मकान मालिक को किराया भी देना है, अब कैसे करेंगे हम ये सब? बहू, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तू घर का थोड़ा सामान बेचकर घर में राशन लेकर आ, हम मकान मालिक से 1 महीने की मोहलत मांग लेंगे, बाद में देखते हैं फिर क्या करना है। तभी सारिका अपने घर का थोड़ा सामान बेचकर घर में थोड़ा राशन ले आती है। इसी तरह 1 महीना कट जाता है। सारिका ने सामान बेच कर अपने घर का सारा सामान खत्म कर दिया था और श्याम अब तक घर नहीं आया था। एक शाम सारिका और सब घर में बैठे थे, तभी मकान मालिक वहां आता है और इस बार भी पैसों के ना मिलने पर वो सारिका, विमला और बच्चों को अपने घर से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद सारिका, विमला और बच्चे गांव के एक चौराहे पर आकर बैठ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है हम गरीबों के साथ? अब कहाँ जाएंगे हम, कहाँ रहेंगे? श्याम जी, आप कहाँ चले गए हो? कहाँ चले गए हो हमको यूं बेसहारा छोड़कर? चारों उसी जगह पर पूरी रात बैठे रहे। अगले दिन, माँ जी, अब लगता है मुझे ही बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। तभी सारिका गांव में जाकर काम तलाश करने लगती है। तभी रात तक गांव में भटकने के बाद भी सारिका को कोई काम नहीं मिलता। वो थकी हारी विमला और बच्चों के पास जाती है। माँ, बहुत भूख लगी है, हमारे लिए कुछ खाने को ले आइए ना। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। अब क्या करूं बच्चों, गांव में भी कहीं मुझे काम नहीं मिला। माँ जी, आप यहाँ बैठिए, मैं कहीं से खाने की व्यवस्था करके आती हूँ। सारिका सबके सामने रोते बिलखते भीख मांगती है, पर उसे कोई भीख नहीं देता। तभी वो उदास होकर अपने बच्चों के पास चली आती है। इसी तरह 4 दिन बीत जाते हैं। सारिका और उसके बच्चे वहीं बैठे थे और चारों का भूख के कारण हाल बेहाल हुए जा रहा था। सारिका को ना कहीं काम मिल रहा था और ना ही उसे कोई खाने को दे रहा था। रात का समय, भूख के कारण अमन और सपना की हालत बेहद खराब हो जाती है। वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर सारिका खूब रोने लगती है। माँ जी, देखिए ना बच्चों की क्या हालत हो गई है, क्या करे माँ जी, कुछ बोलिए ना, कहाँ से लाऊं अब अपने बच्चों के लिए खाना? बहू, लगता है अब हम सबका अंतिम समय आ चुका है। भगवान भी पता नहीं कौन सी गलती की सजा दे रहा है हमें। मेरे मासूम बच्चों की ये तड़प नहीं देखी जाती हमसे। भगवान, भगवान उठा ले मुझे, उठा ले। दोनों बच्चे जिंदा लाश की तरह उस चौराहे पर पड़े थे। तभी सामने एक आदमी पन्नी में कई सारा आटा ले जा रहा था। ये देखकर सारिका उस आदमी के पास जाती है। बाबूजी, बाबूजी, मुझे थोड़ा आटा दे दीजिए ना, मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है बाबूजी। अगर उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला तो भूख के कारण तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मुझे थोड़ा आटा दे दीजिए ना बाबूजी। चल भाग यहाँ से, बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं, फिर ड्रामा करते हैं। मरते हैं तो मर जाने दे, अच्छा होगा कुछ गरीब तो कम होंगे। इतना सुनकर सारिका आटे से भरी थैली उससे छीनने लगती है तो उसके हाथ की आटे की थैली छूटकर नीचे गिर जाती है और सारा आटा जमीन पर गिर जाता है। 2 कौड़ी की भिखारन, तूने मेरा आटा गिरा दिया, निकल यहाँ से। आदमी सारिका को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और अपना आटा समेट कर वहां से चला जाता है, पर मिट्टी में मिला कुछ आटा वहां पड़ा हुआ था। अब जो कुछ है यही है मेरे सामने। बच्चों को भूख से मरता हुआ देखने से तो अच्छा है मैं उन्हें इस मिट्टी में मिले आटे की रोटी ही खिला दूं। तभी सारिका मिट्टी में मिले आटे को उठाकर अपने बच्चों के पास लेकर जाती है। तभी सारिका वही ईंटों का चूल्हा बनाकर उस पर मिट्टी में मिले आटे की 4 रोटियां बना लेती है। बहू, ये मिट्टी में मिले आटे की रोटियां कैसे खा सकते हैं? इसमें तो आटा ही नहीं है।
माँ जी, भूखे मरने से तो अच्छा है हम ये मिट्टी की रोटी खाकर अपनी भूख मिटा लें। तभी सारिका अपने बच्चों को उठाकर उनके हाथ में एक एक मिट्टी की रोटी देती है और चारों वो मिट्टी की बनी रोटी खाने लगते हैं। ये कौन सी रोटी है माँ? ये तो मिट्टी जैसा स्वाद लग रहा है। बच्चों, जो भी है अब खा लो, इसे खाने से हमारी भूख तो मिट जाएगी। चारों मिट्टी की बनी रोटियां ना चाह कर भी खाने लगते हैं। कभी सोचा नहीं था मैंने कि हमें ये दिन भी देखने को मिलेंगे। तभी एक आदमी वहां आता है। वो जब सारिका और सबको मिट्टी की रोटियां खाते देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आप लोग ये मिट्टी की रोटियां क्यों खा रहे हो? तभी सारिका पीयूष को अपने जीवन की सारी दुख भरी दास्तां सुनाती है। क्या ये तो बहुत बुरा हुआ बहन तुम्हारे साथ। क्या तुम मेरे ढाबे पर काम करोगी? यहीं पास में मेरा एक ढाबा है, वहाँ मेरा छोटा सा घर भी है जहाँ मैं अकेला रहता हूँ। तुम सब भी वहीं रहना और मेरे ढाबे पर काम करना। मैं तुम्हें पैसे और खाना दोनों दिया करूँगा। ये सुनकर सारिका और विमला काफी खुश हो जाते हैं और वो पीयूष को हाँ कहकर उसके साथ चले जाते हैं और पीयूष सबको खाना खिलाता है। जिसके बाद अगले दिन से विमला और सारिका पीयूष के ढाबे पर काम करने लगे। पीयूष ने विमला को माँ और सारिका को अपनी बहन बना लिया था और उनके कष्ट भरे जीवन को सहारा दिया।